अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह का आगाज़ होना चाहिए अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ और इस नज़रिए के साथ कि हम सब खुश रहें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन तमाम लोगों को खुश रखें, उनका ख्याल रखें। अच्छा, अब जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने में लग जाते हैं उन सब के लिए ये बात बहुत अहम है कि हम सबको अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन घरों में ये कर रही होती हैं कि बच्चों की देखभाल और उनकी निगहदाश्त की वजह से अपने आप को, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं। होता उससे क्या है कि जब आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगी, जब आप खुद अच्छी डाइट नहीं लेंगी, तो आप अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगी, आप अपने शौहर, अपने वालिदैन, अपने सास ससुर, अपने घर वालों का ख्याल कैसे रखेंगी। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। और इसी तरह सो एज गोज विद द हस्बैंड्स, और जो भी हमारे घर के मर्द होते हैं उन सबको भी अपना ख्याल खुद भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सेहतमंद होंगे, आप घरों से बाहर जाएंगे, हेल्दी नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे, आपको बीमारियां होंगी, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, तो आप कैसे कमा के ला सकेंगे, आप कैसे अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि जो इंडिविजुअल है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, इवन बच्चे हो, बच्चों के हवाले से ट्रेन करें कि वो भी अपना ख्याल खुद रखना जानते हो। तो यही बेहतरी है ताकि आप जो अपनी सेहत है उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो आज इसी नोट पर आगाज करते हैं। और कोरोना क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया भर में, इस वक्त कोरोना की हम बात ना करें ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना केसेस की जो तादाद है अब तक पूरी दुनिया के अंदर वो 7,22,000 से ज्यादा हो चुकी है। इतने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं दुनिया भर के अंदर। अब अगर डेथ्स की बात की जाए कि अब तक कोरोना की वजह से कितने लोग हलाक हुए, तो 33,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि कोरोना की वजह से मुतासिर हो चुके हैं और उनकी हलाकतें हुई हैं। रेशो अगर आप निकाल के देखें कि 7 लाख और 33,000, तो बहुत कम तादाद है कोरोना केसेस से मरने वाले लोगों की। तो आपने डरना नहीं है, लड़ना है, यही मैसेज है। अब तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें 1,51,000 से ज्यादा लोग हैं जो के रिकवर कर चुके हैं। अब जो बाकी जो तादाद रही वो आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन में है, उनके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। तो यानी कि ये वायरस यकीनी तौर पर मोहलिक है, खतरनाक है, लेकिन तब तक जब तक आप एहतियात नहीं करते। जब आप एहतियात करना शुरू कर देंगे, जब आपको जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो पैरामेडिक्स बता रहे हैं, जो हुकूमतें WHO बता रहा है, उस पर अमल दरामद करेंगे, तो अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो आप बच जाएंगे, आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो पहली बात तो यही कि डरना नहीं है, लड़ना है, डटकर मुकाबला करना है और साथ साथ एहतियात करनी है। तो कोरोना की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदगान। इस्लामाबाद से हमें हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद अपडेट करेंगे और साथ साथ कराची से हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ हैं। सबसे पहले हुसैन ये बताइएगा, ओवरऑल फिगर्स क्या शेयर किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि अब तक पाकिस्तान में कुल केसेस की तादाद कितनी हो चुकी है और कितने लोग इस वक्त जो हैं वो जिनका इलाज जारी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में जो है वो मुल्क भर में कोरोना वायरस जो है वो अभी तक जो है वो बतदरीज जो है उसके मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि हुकूमत की जानिब से कायम किया गया था, जो कि मुस्तनद रिपोर्ट जो है हर 2 घंटे बाद जो है वो जारी करता है। तो अब तक जो उन्होंने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 1,501 तक जा पहुँची है, यानी 1,571 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो है वो पहले हम देख रहे थे कि सिंध में ज़्यादा मरीज़ थे, लेकिन अब जो है वो पंजाब आगे निकल चुका है और 571 मरीज जो है वो पंजाब में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 502 मरीज जो हैं वो इस वक्त जो है वो सिंध में हैं। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 192 जो है वो मरीज खैबर पख्तूनख्वा में हैं और 141 मरीज जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 116 हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद 43 है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पहले शुरू के दिनों
में सिर्फ 2 मरीज थे जो कि काफ़ी अच्छे इकदाम भी थे, लेकिन उसके बाद बताया गया कि कुछ लोग जो है वो बैरून ममालिक से चूँकि सफ़र करके आए थे तो उनमें जो है वो 4 मरीज़ जो है वो मज़ीद आ चुके हैं, तो इसलिए अब तादाद बढ़कर जो है वो 6 हो चुकी है। लेकिन फिर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है वो तादाद उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो 6 जो है वो आज़ाद कश्मीर में है, जबकि टोटल 1571 मरीज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है। जी ठीक है, तो इब्राहिम रिंद कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी अपडेट्स लेते हैं। ये बताइएगा सिंध भर में क्या सूरत हाल है? जैसे कि अभी बता रहे थे हुसैन अहमद के पहले सिंध में सबसे ज्यादा तादाद थी केसेस की, अब पंजाब में हो गई है, तवातुर से इजाफा हो रहा है। सिंध में हम देख रहे हैं कि क्या एक पॉज आया है, कुछ बेहतरी नजर आ रही है या अभी भी उसी स्पीड से जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं? इब्राहिम जी देखें, बिल्कुल हमारे साथी रिपोर्टर हैं बिल्कुल ठीक कहा कि कभी जो है पंजाब में ज़्यादा केस हो जाते थे तो कभी सिंध में रोज़ाना की बुनियाद पर जो अदाद शुमार जारी किए जाते थे महकमा सेहत की जाने से, तो ऐसा भी हुआ था कि एक दिन पंजाब आगे था, दूसरे दिन सिंध आगे था, अब पंजाब आगे हो चुका है और सिंध जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। तो सिंध में जो टोटल शुमार हैं कोरोना के वो 502 हो चुके हैं, जिसमें से 222 का ताल्लुक जो है वो कराची से, 265 का ताल्लुक जो है वो सखर से है, 7 का ताल्लुक लाड़काना से और 7 का तादाद 5,945। ठीक है, तो यानी कि केसेस की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा भी इस वक्त कराची से है, जहां पर 222 अफराद मुतासर हो चुके हैं। उसके अलावा 265 अफराद और हैं जो कि जिनका ताल्लुक दीगर शहरों से है, सखर लाड़काना वगैरह से। हुसैन ये भी बताइएगा कि जो हम बात कर रहे हैं कोरोना के हवाले से एग्रेसिव टेस्टिंग की जा रही है दुनिया के अंदर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से लोग हैं जो कि कोरोना इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हर किसी का टेस्ट नहीं किया जा रहा और यकीनी तौर पर टेस्ट किट्स की कमी भी है, तो मालूम कैसे होगा तादाद बढ़ रही है, रफ्तार कैसे जो है वो बढ़ रही है? तो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि मजीद टेस्टिंग किट्स मंगाई जाएंगी, बनाई भी गई हैं यहां पर कुछ पाकिस्तान में? हुसैन जी बिल्कुल, ये सबसे अहम इशू जो है वो इस वक्त टेस्टिंग किट्स का है और सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त पाकिस्तान में भी है वो यही है कि इस मर्ज़ की जो तशखीस है वो कैसे की जाएगी। जब शुरू में मैं आपको बताता चलूँ कि जब शुरू के दिनों में फरवरी में ये केसेस जो है वो पाकिस्तान में सामने आए तो उस वक्त जो है वो एक आम आदमी की अगर आपको बताऊँ तो एक आम आदमी को ये पता ही नहीं था कि अगर उसको ये बीमारी है तो वो जाए कहाँ पर ये तशखीस करे। मुख्तलिफ निजी हॉस्पिटल में चले जाते थे लोग, निजी लैब्स में चले जाते थे, लेकिन कोई जो है वो ऐसी तशखीस की जो किट्स थी वो मौजूद नहीं थी। उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में जो है वो 14 लैब्स जो है वो बताई गई कि जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं वो अपने मुतलका इन लैब से रब्ता कर लें। जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी है जो कि आर्मी का इदारा है, वहाँ पे हो रही है जो कि रावलपिंडी में है। अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि NIH है वहाँ से रब्ता किया जा सकता था। इसी तरह जो कराची है उसमें जो आगा खान यूनिवर्सिटी है, लाहौर का जो है वो लाहौर की अलग लैब्स थी, पिशावर की, मुल्तान की जो है वो निश्तर हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल जो कि गिलगित में है और अब्बास हॉस्पिटल जो कि आज़ाद कश्मीर में है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई और लोगों ने इब्राहिम की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहिम ये बताइएगा कि सिंध में क्या सूरत हाल है? टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं इस वक्त? शॉर्टेज तो नहीं है किसी तरह की? वो बनाया गया था, पॉइंट बनाया गया था जहाँ पर टेस्ट किए जाने थे, जिसमें आगा खान अस्पताल था, दाव अस्पताल और इंडिस अस्पताल। अफसोस की बात है कि आगा खान अस्पताल ने चंद रोज टेस्ट किए, जब उनके पास मरीजों की तादाद बढ़ गई तो उन्होंने अपनी प्रेसरी जारी कर दी, माजरत कर ली कि वो मजीद ना टेस्ट कर सकते ना ही मरीजों को दाखिल कर सकते हैं। जिसके बाद तमाम मरीज जो है वो इंडिस दाव अस्पताल पहुंचे, सफूरा गोट में, वहाँ पे भी रोजाना की बुनियादों पर सिर्फ 40 टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग मायूस होकर दूसरी जगह जाने पे मजबूर हुए, जबकि इसके बाद आखिरी जो इदारा रह गया वो इंडिस अस्पताल रह गया, वहाँ पे तादाद में लोग आ रहे हैं रोजाना की बुनियादों पर, नजला, जुकाम, बुखार, इस तरह लोग परेशान होकर आ रहे हैं कि उनको टेस्ट कराने, लेकिन फैसिलिटी बेहतर नहीं होने की वजह से लोग परेशान है। और दूसरी जाने लोकल ट्रांसमिशन के मरीज भी ज्यादा आ रहे हैं। अगर पूरी कराची की बात की जाए तो 222 में से 171 अफराद वो है जो कि लोकल ट्रांसमिशन के, जो कि अफसोस की बात है कि वो एक दूसरे से मिले, उनके थ्रू ये मुंतकिल हुआ। जबकि 14 अफराद है वो सेहत याब होकर घरों को जा चुके हैं और 3 अमवात हुई हैं और तीनों की उम्रें जो थी वो 70 साल से ज्यादा थी। तो महकमा सेहत का मजीद है बेहतर अंदाज में और जल्दी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे, जल्द से जल्द करने होंगे ताकि मजीद जो केसेस रोजाना की बुनियादों पर बढ़ रहे हैं
उनकी रोकथाम हो सके, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33 अफराद है वो शिकार हुए थे, और तमाम 33 अफराद जो पूरे कराची के थे और लोकल ट्रांसमिशन के थे। तो यूं जो अफसोस की बात है। दूसरी जानब अगर ठीक है, तो तशवीश की बात यह है कि लोकल ट्रांसमिशन के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। तो अभी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेना पूरी कौम के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमें अपडेट करे थे। इब्राहिम, आप हमें अपडेट करे थे। आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स आप सबके लिए भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग फील्ड्स में मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए और एहतियात कीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिम साहब, जब हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो सारा ऑन बोर्ड है, लंबी लंबी ड्यूटियां दे रहे हैं और हम सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अस्पतालों में मौजूद हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? एक तो आवाम की खिदमत करना, कौम की खिदमत करना, और फिर जैसे सब लोग मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं और फिर क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त आप लोगों की? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो शुरू में तो हमें थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, हर एक के दिल में एक खौफ था कि शायद हम इन पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करेंगे, इनको देखने जाएंगे तो हमारे लिए कोई मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमने एक दूसरे को ट्रेन किया है, हमने एक दूसरे को समझाया है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी केयर करेंगे, अपने आप को महफूज करने के जितने भी तरीके हैं उनको फॉलो करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सही तरीके से पहनेंगे और सही तरीके से उतारेंगे, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो रिस्क पे नहीं होंगे। मैं समझती हूँ कि वक्त के साथ साथ ये खौफ और ये डर ये ख़त्म होता गया और हमारी एक बेहतरीन टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और उन्होंने कभी भी इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि हमें कोई ख़तरा है या खौफ है, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स इस वक्त हमें वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटीज़ की जो टाइमिंग्स हैं आप उनको बढ़ा भी सकते हैं। सही, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने ये भी सुना कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड हुए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि वॉलंटरली हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। तो प्रोफेसर मोहम्मद हमाद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, इस वक्त इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, और हमेशा जब कोई भी मुश्किल पड़ी है तो हमारे तमाम ही लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में हर तरह का काम सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इस वक्त इन सब लोगों की हौसला अफजाई करना कितना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव मैसेज देना कितना ज़रूरी है, ताकि ये जो काम कर रहे हैं, जितना प्रेशर है, जितना स्ट्रेस है, वो कुछ हद तक रिलीव हो सके। मेरे साथ सादिया इमाम भी मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं। सादिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तक अपने हिफ्ज़ अमान में रखा। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। तो सादिया, इस वक्त जो सिचुएशन है, जितनी खतरनाक सूरत हाल है, सब बहुत डरे हुए हैं और जिस तरह से एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, आप खुद कितने हद तक फॉलो कर रही हैं इसको और लोगों को क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे ना तो मौत को हम खुद दावत दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक मीडिया पर्सन नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, और फिर मेरे घर में मेरे हेल्पर्स भी होते हैं जो 24 आवर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरे पे जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं उन सबकी भी बड़ी हूँ। तो मैंने वो सारे प्रिकॉशंस जो मैं लोगों से सुन रही हूँ, जैसे स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे घर में सब स्टीम लेते हैं। ज़बरदस्त। हमारे घर में सब जो है वो कलौंजी का तेल पीते हैं या खाते हैं। ठीक है, तो हम ये छोटी छोटी सी चीज़ें सबको पता है कि अगर बाहर से हम आए हैं तो आके हमने फ़ौरन से पहले शावर लेना है, आते उन कपड़ों को वहीं खंगाल देना है। वो कितने महंगे हैं, वो कितने वो है, इनको आपने नहीं देखना या फिर उन्हें धूप में रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम खुद करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके नौकर को भी और आपके बच्चों को भी इसकी आदत पड़ती है। और अब वो वक्त है कि जिसमें मैं आप पे या हुकूमत पे या किसी पे ब्लेम नहीं कर सकती। मैं अभी सुन रही थी जवाद की बातें, तो जवाद जो बात कर रहे ना कि हुकूमत ने बड़ा लेट फैसला किया, तो जवाद को हमेशा पिछले 30-40 साल देखने चाहिए कि जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने कुछ भी तो नहीं किया। आज एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे जी फुली ऑक्यूपाइड है, नहीं है वो। तो क्यों वो लोग जो पिछले 30-30 साल, ये तो भी 1.5-2 साल हुए इस हुकूमत को, तो मेरा ख्याल अभी हमें टाइम देना चाहिए। उस हवाले से भी बहुत बेहतर हुआ। हमारे सीएम साहब ने बहुत जल्दी एक्शन लिया, बहुत ही जल्दी इस चीज़ को लेके गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त उंगलियां नहीं उठानी चाहिए और
ये वो दिन है कि जिनमें हमें, मुझे नहीं लगता कि सियासत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हाथ मिला के चलना चाहिए, जैसे तमाम सियासी जमातों ने किया कि जी हम इस वक्त हम साथ हैं, बाद में देखेंगे स्कोरिंग क्या करनी, बाद में देखेंगे किसने कितने रन्स बना लिए, वो बात की कहानी है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि मुझे खुद को और अपनी कौम को बचाना है। और सबसे बढ़कर आप इस वक्त देखें, वो लोग जो कल तक हड़तालों पे थे, हमारा पैरामेडिकल सारा हड़ताल पे था, कभी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, तो कभी ये हड़ताल पे हैं, कभी नर्सेज हड़ताल पे, कहाँ गए उनके सारी चीजें? सही बात है। किसी ने नहीं आपसे ये कहा कि जी मेरे पैसे कहाँ हैं, किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि मेरे पिछले बकाया जात दे दे, किसी ने नहीं कहा, सब खड़े हो गए, क्योंकि ये बात है मुल्क की, ये बात है कौम की। तो आज कौम की बात करनी चाहिए। आज आप यहाँ बैठी हैं, आप लाहौर से शो करती थी, यहाँ रही आप, आपने कहा नहीं मुझे यहाँ से शो करना है क्योंकि मुझे नॉलेज देनी है। यहाँ जितने कैमरा मैन हैं, जितने भी शोज इस वक्त किसी भी चैनल से हो रहे हैं, तो वो आ रहे हैं ना, आप लोग क्यों नहीं डरते? या मैं क्यों नहीं डरी आज सुबह घर से निकलते कि नहीं 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 कोरोना है भाई, वो तो डायरेक्ट मुझे देखेगा। हाँ, प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें सच और हक बात कहने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद शोएब की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहब, जब हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे भी सादिया ने भी कहा कि इस वक्त जिस तरह से डॉक्टर्स और तमाम लोग काम कर रहे हैं, किसी ने कोई हालात नहीं देखे, किसी ने कोई एतराज़ात नहीं देखे। शुरू में बात बहुत हुई कि हिफाजती इकदाम नहीं किए जा रहे, किट्स की कमी है, हम किस तरह काम करेंगे, लेकिन जब वक्त पड़ा तो वो लोग अस्पतालों से भागे नहीं, दूर नहीं हुए, क्यों उन्हीं लोगों ने किया है। तो इस वक्त कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आप सब लोगों को, हमारे डॉक्टर्स को मोटिवेट किए रखती हैं, और फिर इन सबको हेल्प करने के लिए मुझे और सारी आवाम को क्या करने की जरूरत है? थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पैगाम सारा बात सुन रहा था। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स को रिप्रेजेंट करता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 28,000 ट्रेनीज, 28,000 ट्रेनीज पेशावर से कराची तक बलूचिस्तान में बिल्कुल खतरा लिए हुए काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको तो चाहूँगा कि पहले तो अल्लाह ताला का नाम लेकर और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक बेच के काम शुरू करना चाहिए, फिर ही काम की बरकत होगी। ठीक है जी। सूरह तौबा की आखिरी दो आयात में बड़ा क्लियर कट अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम परेशान होते हो तो ये तबीयत हजूर पे ज़्यादा गिरान गुजरती है, और नबी करीम रूफ और रहीम भी हैं, और अल्लाह उनको कहा गया है कि तुम हस्बी अल्लाह कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल। अच्छा, मैं आपके थ्रू ये 2-3 बातें बताना चाहता हूँ स्पेशली। एक तो मैं फेडरल गवर्नमेंट का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का एक इदारा बना दिया है इन्फेक्शियस डिजीज का, जिसकी डॉक्टर नसीम HOD आपके सामने बैठी हुई है। इस वक्त डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी डॉक्टर अमजद, वो उस वक्त के ED थे, उन्होंने मेरे कहने पे डिपार्टमेंट बनाया, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अफसोस ये है कि सरकारी अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह है जहाँ के ID का महकमा काम कर रहा है। मैं आपको आपके थ्रू बताना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इन्फेक्शियस डिजीज़ का क्या वो है, मतलब पूरे पाकिस्तान में शरह क्या है कि इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस में एक इदारा है, एक सेंटर है CMH में जहाँ ट्रेनिंग हो रही है इन्फेक्शियस डिजीज़ की। टोटल पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 21 बच्चे इसकी तालीम ले रहे हैं, 21 ट्रेनीज हैं, और टोटल पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर नसीम की तरह 8 लोग, सिर्फ 8 लोग हैं, और ये 8 इदारों में ट्रेनिंग हो रही है। अफसोस ये है कि सरकार के सिर्फ एक इदारे में पिम्स में हो रही है। तो एक तो मैं पिम्स को, जफर मिर्जा साहब को, फेडरल गवर्नमेंट को सलूट करता हूँ, उन्होंने ये की। लेकिन सूबाई हुकूमतों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने टर्शरी केयर अस्पतालों में इन्फेक्शियस डिजीज के डिपार्टमेंट बनाएं। डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4 ट्रेनीज हैं और 1 सुपरवाइजर है, तो सिंध को मैं सलूट करता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के बाद में सिंध के वज़ीर आला को सलूट करता हूँ। डॉ मेडिकल कॉलेज में, और फिर एक SIUT सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, वहाँ ये ट्रेनिंग हो रही है। उसके अलावा किसी और सूबाई अस्पताल में नहीं हो रही। आर्मी ने लीड किया है। एक तो मैं इसके फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाक फौज हमेशा हमारे साथ रही है, स्पेशली आर्मी की आर्मी मेडिकल कोर, उनको मैं कहता हूँ उनके लोगों को निशाने अदर मिलना चाहिए, जिस तरह से वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका शोबा कायम कर दिया गया, लेकिन सिर्फ पिंडी के मिलिट्री अस्पताल में है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको जरूरी बात बताना चाहूंगा कि इन्फेक्शियस डिजीज के साथ साथ सबसे जो अहम डिपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंतहाई निगहदाश्त का जो डिपार्टमेंट होता है। अब वो अफसोस कुन बात यह है कि इस वक्त
टोटल पाकिस्तान में सिर्फ 39 ट्रेनीज हैं क्रिटिकल केयर के, 39 ट्रेनीज, ठीक है। इन्फेक्शन के 8 हैं, इसके 39 है। पूरे 22 करोड़ के ऑलरेडी जी। और जी अच्छा, और सुपरवाइजर्स पूरे पाकिस्तान में 13 हैं जो ट्रेनिंग देने के काबिल हैं। ये जो वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, वेंटिलेटर जब आ जाएंगे उनको इस्तेमाल कौन करेगा, ठीक है। वेंटिलेटर इस्तेमाल करने के जो सुपरवाइजर्स सिर्फ 13 हैं और सिर्फ 14 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहां क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग होती है। अब इसमें भी मैं सल्यूट करूंगा फेडरल गवर्नमेंट को। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी पिम्स में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज है। डॉक्टर इमरान सिकंदर उसका हेड कर रहे हैं, नसीम के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। ठीक है। मुझे मरीजों की हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूरे पंजाब में सिर्फ एक अस्पताल है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके प्रोफेसर महमूद अयाज जो हमारे कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो इसको हेड कर रहे हैं और वो इदारा क्रिटिकल केयर कर रहा है। रावलपिंडी से रहीम यार खान तक किसी सरकारी अस्पताल में ये इदारा उस लेवल का नहीं है कि CPSP उसको रिकॉग्नाइज करे। लिहाजा एक तो मैं वो कहूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स को क्रिटिकल केयर के डिपार्टमेंट को, अच्छा उसके अलावा आप मेरी बात सुन लें, उसके अलावा अच्छा अब ये जो बात आप कर रहे हैं बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। बात तो यही है ना कि देखें, अगर आप इक्विपमेंट मंगा भी लेते हैं, उन्हें हैंडल करने वाला कोई नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे। तो इस पर आपसे बात मजीद भी करूंगी जब ब्रेक से वापस आएंगे, तो क्योंकि कॉलेज ऑफ फिजिशियन इस हवाले से क्या कर सकता है और क्या इस वक्त आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस पर मजीद भी बात होगी। डॉक्टर तारिक महमूद को भी शामिल करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि अब क्या समझने की जरूरत है, एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, आवाम को समझाया जा रहा है। बारहा हम कह रहे हैं कि जो लोग आपकी वजह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए निकल रहे हैं, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल रहे हैं, आपकी सेहत की वजह से निकल रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स को और तमाम वो लोग जो इस वक्त हमारी वजह से बाहर हैं, और हम खुद भी बाहर हैं वैसे तो, लेकिन स्टिल आप सबको घरों में रहना है। डॉक्टर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर तारिक साहब, सबसे पहले तो आवाम की तरफ से कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, और फिर जो डॉक्टर्स और जो दीगर लोग हमारे साथ इस तरह काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझूंगा कि आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोरोना आ तो गया, ये जाएगा कब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आया तो हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन इसके जाने का सबब हम बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी अभी इंक्रीजिंग फेज़ जो है वो चल रही है कि केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अगर हमने एहतियात करें, हम बाहर ना निकलें, और मैं हुकूमत को ये सजेस्ट करूँगा कि जो सुबह उन्होंने 8 से लेकर रात 8 बजे तक करियाना की और दूसरी दुकानें खोली हैं, इसका टाइम प्लीज़ शॉर्ट कर दें, इसको 3-4 घंटों पे ले आएँ, ताकि लोग जो इस बहाने से 5 बजे तक ओपन है अब तो, जो लोग इस बहाने से नहीं निकल रहे, बाहर निकल जाते हैं, उनको रोका जा सके। और जब ये एक फ़ेज़ आएगी जो प्लेटियो फेज़ होती है, जिसमें ना केस बढ़ रहे होंगे और रिकवर भी हो रहे होंगे और नए केस भी नहीं आ रहे होंगे, उसके बाद फिर डिक्लाइन आना है। तो ये सारा कुछ हमारे अपने हाथ में है। अगर हम प्रोटेक्टिव मेजर्स करेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, चूँकि कोरोना आपके घर में पैदा नहीं होता, कोरोना आप बाहर से लेके आते हैं अपने घर में अंदर। तो अगर आप एहतियात नहीं करोगे, तब तक आप इसको, इस वबा को हम बिल्कुल टैकल नहीं कर सकते। एक मैं और पैगाम देना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्री एक है जिसने, शायद चेकोस्लोवाकिया, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोका, काफ़ी ज़्यादा केसेस नहीं बढ़े। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मास्क सबको पहना दिए। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर मास्क, लोग कहते हैं जी मास्क नहीं मिल रहे, आप घर में कपड़ा लेके उसकी 2 तहें बना के उसको तनियाँ लगा के आप उसको पहन लें। अगर आपको खांसी भी आएगी या कोई बेशुमार केस अनडायग्नोज्ड हमारे हैं,
चूंकि हमने तो सिर्फ 13,000 के टेस्ट किए, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने वैसे अपना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकल आए। इस तरह के पता नहीं कितने ज्यादा लोग होंगे जो पॉजिटिव होंगे जिनके अभी हमने टेस्ट नहीं कराए। तो अगर वो मास्क पहन के निकलेंगे तो उसमें यह है कि अगर उन्हें खांसी भी आएगी या छींक भी आएगी तो वो स्प्रेड नहीं करेंगे। घर में आके वो कपड़े के मास्क को फिर धो के अगले दिन फिर उसको पहन लें, तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मसला होगा। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को खुद भी समझाएं जो आपके जानने वाले हैं, और जो भी घर में आए साबुन और पानी ये सबसे ज़्यादा बेहतर है सैनिटाइज़र से भी, क्योंकि सैनिटाइज़र भी लोगों ने गायब कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंस की बजाय अगर हम वर्ड फिजिकल डिस्टेंस 3 से 6 फुट का फासला उसको अपनाएं और बाहर ना निकलें और अपने आप को मास्क पहन के रखें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो डिक्लाइनिंग फेज़ है वो बड़ी जल्दी आ जाएगी और हम पाकिस्तान से इस कोरोना को भगा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो फौरी तौर इक़दाम लिए गए हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है बहुत बेहतर है। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है, करम है उस मालिक का, उस रब करीम का कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ सिचुएशन को फिर भी अभी कंट्रोल में रखा हुआ। अगर आप इटली की सूरत हाल देखें, USA की सूरत हाल देखें, स्पेन की सूरत हाल देखें, इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। तो जवाद इस चीज़ को लोगों को समझने की ज़रूरत है। ज़रा शुक्र भी करें खुदा का, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ भी और आवाम हुकूमतों का साथ दे। जो बताया जा रहा है कि इस पर अमल दरामद करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट और इस वक्त हल है। जवाद, अच्छा, मैं इसमें मेरी पहली बात तो ये है कि आप मेरे पे बात की है, आप मेरे मेरे वाले सब और जो भाई ठीक, जवाद की आवाज़ थोड़ी हम तक लेने आ रही, दोबारा जवाद की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से इस वक्त ज़रूरत है, अगर बात की जाए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो जिस तरह काम कर रही है, हमारे हम जब बात कर रहे हैं डॉक्टर्स बाहर हैं तो वो भी बाहर हैं, सईद गनी साहब को भी हुआ और लोगों को भी हुआ। तो बात यही है कि हमें उनको भी ज़रा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इस वक्त हर वक्त की तनकीद नहीं होती। पहले मैंने कहा था कि हर वक्त हमें तनकीद नहीं करनी। आप ये देखें, इस वक्त आप जब सड़क पर निकलते हैं तो आपको मेरे ख्याल लोग कम नज़र आ रहे हैं, आपको हमारी पुलिस, हमारी फोर्सेस ज़्यादा नज़र आ रही हैं, आपको रेंजर्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं, वो किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है? तो ये सब इसलिए बाहर है कि हम सब अपने आप को महफूज रख सकें और हम सब अपने आप को घर में रखें प्लीज़। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को घर में रखेंगे, आइसोलेट रखेंगे, अपने आप को अलग रखेंगे लोगों से, मेरा ख्याल उतने जल्दी ये सब अपने अपने घरों को जाएंगे। तो ये ज़रा एहसास की बात है, मुझे ऐसा लगता है इसमें एहसास बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लोग सारे ये बैठ के सोचने लग जाएं कि क्या किया इन लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने, तो उन्होंने तो वैसे कभी कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को डिसाइडेड है कि वैसे कभी कुछ नहीं किया। हम ये जो कौम है ना हमारी, या जो उम्मती है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये हम लोग हैं ही इसीलिए कि हम हर जगह लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं। अब आप देखें कि अगर जब हमारे यहाँ सैलाब आया, उससे पहले 2005 में जब ज़लज़ला आया, तो यही तमाम लोग थे ना जो उठ के खड़े हो गए थे और फिर उन्होंने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया था। तो कभी भी किसी भी बुरे वक्त में या क्राइसिस में ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने हाथ यहाँ खड़े करूँ, वो अपने हाथ यहाँ खड़े करे, ऐसा नहीं हो सकता। अब बहुत सारी जगहों पे मैं सुन रही हूँ कि जी ताफ्तान से लोगों को छोड़ दिया गया, उस बॉर्डर से लोगों को छोड़ दिया गया, ये जितने भी ज़ायरीन आए उनकी वजह से हुआ। तो हम उसमें क्यों भूल जाते हैं कि 10 लाख लोग उम्रा करके आए थे, वो कहाँ हैं? देखिए, ज़ायरीन आते हैं, उनकी एक लिस्ट है, वो एक जगह से आ रहे हैं, उनको वहाँ रोका जा रहा है, उनको वहाँ चेक किया जा रहा है। मैं किसी को डिफेंड नहीं करी, लेकिन वो जो 9 लाख लोग आए हैं आपके यहाँ, वो 9 लाख लोग कहाँ इस वक्त घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, हम में से किसी को नहीं पता। और हमारे पास अभी इतने हालात ही ऐसे नहीं हमारे कि हम हर जगह जाके टेस्ट करते रहे। तो अपने अपने तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है कि आप अभी उम्रा कर आए, आपको पता है कि आप अभी किसी फॉरेन कंट्री से आए, ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानती, रमशा
दुनिया नहीं जानती है, लेकिन अपने तौर पे आप एहतियात कर सकते हैं कि ये 14 दिन क्यों लोग कहते हैं। सबसे पहले तो हमारी आजकल के लोगों को ये नहीं पता कि 14 दिन क्यों। मुझसे मेरा कल ड्राइवर कहता है बाजी ये 14 दिन नहीं समझ आ रहे हमें, तो मैंने कल उसे बिठा के समझाया कि भाई ये जो है वायरस ये आपके गले में रहता है, ये गले से आपके लंग्स में जाएगा, इससे इतना टाइम लेना होता है आपकी बॉडी के अंदर, और 14 दिन में ये अपने असरात दिखाना शुरू हो जाता है। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते में आपको खांसी बुखार तेज होना शुरू हो जाएगा। तो यार आप लोग जो इस वक्त घूम फिर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द को बड़ा महफूज रखा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जवाद, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रोजाना कोरोना से शुरू करती हूं और कोरोना पर खत्म करती हूं, क्योंकि वजह यही है, हम सब की कोशिश यही है, हमारी पूरी टीम की कोशिश यही है, 92 न्यूज की कोशिश यही है कि आवाम को एजुकेट करें। और वाकई जो तवज्जो दिलाने वाली बात है, हमने अपनी एफर्ट जरूर किए। बहुत शुक्रिया जवाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। तो प्रोफेसर मोहम्मद शुएब साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जरूरत यही है कि समझें कि हालात बहुत सेंसिटिव हैं, और आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे पहले, जो आपने कहा कि जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स को डील जिन्होंने करना है, अगर आ भी जाती हैं चीजें तो हम कैसे डील करेंगे। तो क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, कैसे बेहतरी अब इसमें लेकर आ सकते हैं हम इस वक्त इन करंट सिचुएशन। जी थैंक यू वेरी मच जी, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आपका, और हम आगे चल रहे हैं। बेसिकली एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के इदारों को हमें इस वक्त क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री, इवन प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्रीज, मैं शुरू करूं सिंध से, बलोचिस्तान, पंजाब के पीके, पूरा अपने तौर पर तनदेही से काम कर रहे हैं। और उनके साथ जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे ही कॉलेज के या फेलोज हैं या उनके हमारे ट्रेनीज हैं, तो वो एकेडमिकली काम ठीक चल रहा है और हम गवर्नमेंट को पुश भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कोऑपरेट भी कर रही है। लेकिन मैं आपके जरिए से ये कहना चाहूँगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि ये जो मैंने फिगर्स दिए हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के और इन्फेक्शियस डिजीज के, और एक तीसरा महकमा होता है, इसको इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जिस तरह जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ होते हैं, उनमें ये डिपार्टमेंट बनाए जाएं, और ताकि देखें अल्लाह करेगा, अल्लाह की मदद से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फैल ये वायरस कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कल कुछ और मसला आ जाएगा, तो ये तो आते रहते हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी। तो बेसिकली बात यह कि हमने फ्यूचर के लिए तीन डिपार्टमेंट्स जो CPSP इनको मैंडेटरी कहती है, हमने ये शोबे बना दिए हैं। उनको सिर्फ आगा खान वाले शुरू करते हैं, या शिफा शुरू करता है, या पिम शुरू करता है। मेरा सवाल ये है और मेरी गुजारिश ये है अपने जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं कि वो ये डिपार्टमेंट्स अपने क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज ये बनाएं। इनको हम एकेडमिक सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं, ठीक है। ये आगे आए और ताकि ये डिपार्टमेंट फ्यूचर में भी हम ऐसी बड़ी बड़ी वबाओं को कंट्रोल कर सकें। और सबसे जरूरी बात मैं ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट बड़ा अच्छा कर रही है कि आइडेंटिफाई कर रही है, मरीज लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास इतने टेस्ट नहीं हैं, हम अगर वो टेस्ट करके लोगों को आइडेंटिफाई कर लें और लोगों को क्वारंटीन में रखें 2-2 हफ्ते, ठीक है, तो ये बीमारी ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। और सबसे आखिरी बात मैं दोबारा आपके थ्रू कहना चाहूंगा, उन यंग लड़कों और लड़कियों को जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्टिव गियर भी दिया जाए। लोग खुद डोनेट भी कर रहे हैं ताकि वो अपना एहतियात करें। डॉक्टर साहिबान अपना पूरा वो ड्रेस पहन के बैठे। जी 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 ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थी, प्रोफेसर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जवाद ने हमें वक्त दिया। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब जरा वापस आएंगे तो जहां हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, पैरामेडिक्स की बात कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं उन सबको जब हम शामिल करते हैं तो बात यही है कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं साथ ही जरूर इस चीज को रजिस्टर कराना चाहूंगी कि हमें उन लोगों को भी याद करना है, जैसे हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, या इवन हम जो यहाँ पर ऑफिस में आके काम कर रहे हैं। यही कहा था कि सिर्फ एक बंदा नहीं लड़ा इसमें सब
शामिल हैं। देखिए हमारे जितने भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचती है जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो सब अपनी जान पे ही खेल के जा रहे हैं ना। तो ये हमेशा से होता है, ये इस दफ़ा नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता है। हमने कितने ही मैं अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बात करूं तो हमने कितने ही ऐसे कैमरामैन की जान हमारे हाथों से गई है, कभी धमाकों की सूरत में गई है, कभी किसी सूरत में गई है, कभी दहशतगर्दी की सूरत में गई है। तो ये लोग अपना काम करते हुए अपनी जॉब पर रहते हुए इन लोगों ने शहादत हासिल की है। और ऐसे ही कितने डॉक्टर्स हैं इस वक्त जो इफेक्टेड हुए हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कुरा के अगर हम ये कह देते कि यार आप मेरे हो और हम आपको सलाम करते हैं तो कुछ इसमें बुरा नहीं होगा। सही बात। अगेन नो सियासत, प्लीज नो सियासत, कोई भी ना सियासत करे, क्योंकि ये इस वक्त पूरे मुल्क का और पूरी कौम का मामला है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये मुल्क और कौम का मामला है और जब भी इस मुल्क और कौम पे कोई कड़ा वक्त आया है तो हम सब ने मुत्तहिद होकर दिखाया है और हम आज भी इस कोरोना का मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और आगे करने की सलाहियत भी रखते हैं। जाते जाते ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये भी कहूंगी कि हमने देखा कि इटली में 51 डॉक्टर्स की जो है ना वो मौत हुई एक ही हॉस्पिटल में। शदीद तशवीशनाक, बहुत दुख और कर्ब हुआ। ये हमारे मुल्क के लिए नहीं, जहां जहां इन लोगों की बात हो रही है हम सबको उसका दुख और कर्ब है और हम सब उन लोगों को सलाम पेश करते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस घड़ी में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले ऐसे तमाम लोग जो अपने घर वालों से दूर हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, पाक फौज के जवान, जर्नलिस्ट और ऐसे तमाम इदारे जो अपनी जानों पर खेल के हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। यही हमारा फ़ख्र है, यही हीरो पाकिस्तान है। यकीनी तौर पर हम सब खराज तहसीन पेश करें और जैसे कि हमारी सेलिब्रिटीज़ ऑन बोर्ड हैं, तमाम लोग यही मैसेजेस दे रहे हैं, बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जिसे भी फॉलो करते हैं, जिसकी भी बात आपको समझ में आती है, जिसकी बात आप पसंद करते हैं, खुदारा उनकी बात सुन लीजिए और अपने घरों में महदूद रहिए और एहतियात कीजिए। इस वक्त यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। सो डॉक्टर तारिक, आपसे यकीनी तौर पर मैं ये जानना चाहूँगी कि हुकूमत डॉक्टर्स के लिए इस वक्त क्या कर सकती है, किस तरह के इंतजामात की अब मज़ीद ज़रूरत है और जो डॉक्टर्स को फैसिलिटेट इस वक्त करना चाहिए? जी, मैं ये कहूँगा कि फैमिली फिजिशियन बेसिकली फ्रंट लाइन पे सबसे पहले डिफेंस के वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट उनके पास आता है जी। लेकिन अभी तक बाज़ार से भी जो सर्जिकल मास्क हैं और ग्लव्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ इनको जो फ्रंट लाइनर है सबसे पहले इनको आप वो इक्विपमेंट दें ताकि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें और पेशेंट को भी एजुकेट भी कर सकें, उन्हें देख भी सकें। क्योंकि गवर्नमेंट के ओपीडीज़ बंद हो गए हैं तो इस तरह सबसे ज़्यादा रश जो है अब उनके पास चला गया है। तो हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और डॉक्टर्स को भी कह रहे हैं कि और जैसे अब चाइनीज़ डॉक्टर आए हैं, हम ये चाहेंगे कि जैसे डेंगू में एक ट्रेनिंग हुई थी बाकायदा कि शुरू में डेंगू में कोई प्लेटलेट्स लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं थे, लेकिन जब श्रीलंका और बाकी जगहों से माहिरीन आए उन्होंने सबको वो ट्रेनिंग दी तो फिर हमने सही लाइन्स के ऊपर जब ट्रीट किया तो 2011 में जब लाहौर में पूरा लाहौर आलमोस्ट इस वबा से मुतासर हो गया था तो उस वक्त हमने बड़े एहसन तरीके से उसको कंट्रोल किया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि उन चाइनीज़ डॉक्टर से वो तमाम प्रोटोकॉल्स और वो जो पैसिव इम्यूनिटी का आजकल जोर चला हुआ है उसको भी ब्रूए कार लाया जाए। और मैं एक ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे अपनी लोकल वैक्सीन, मुझे कल एक पीएचडी मिले जो कि फ्रांस से उन्होंने वायरोलॉजी में पीएचडी की है, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि मैं 4 महीने के अंदर पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार करके दे सकता हूं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें अपना, चूँकि इसके 40 स्ट्रेन्स हैं, हमें कोई पता नहीं कि जो चाइना में था और जो इटली में था वो डिफरेंट थे और हमारे यहाँ जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट है। अगर हम बाहर से वैक्सीन अगर बन भी जाती है और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और वो इतनी हैवी अमाउंट हम पे करके इंपोर्ट भी कर लें, लेकिन हो सकता है हमारे पेशेंट्स के लिए वो इतनी मुनासिब ना हो। तो हमें अपनी लोकली एक तो जो किट्स हैं वो भी लोकली तैयार करनी चाहिए
और जैसे कि वहाँ फैक्ट्री में मास्क वगैरह तैयार करने शुरू हो गए, इसी तरह हमें वैक्सीन के ऊपर भी तवज्जो दे के उन माहिरीन की जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और वो काम करना चाहते हैं इस मुल्क में, उनसे पूरी उनकी एक्सपर्टीज़ लेनी चाहिए और अपने मुल्क में हमें वैक्सीन तैयार करनी चाहिए, ताकि हम, चूँकि ये देखें ये आज का मसला नहीं है, ये कल का है और इमीडिएटली इसका अगर हमने रिस्पांस ना किया। डॉक्टर तारिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल रिस्पांस की जरूरत है और बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर तारिक ने कहा, बड़ी जबरदस्त बात है कि देखिए अब प्री कोरोना जो था हो गया, इन कोरोना जो हो रहा है वो भी हम उससे डील करें, अब पोस्ट कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा जिनमें डिजाइनर्स भी शामिल हैं, जिनमें और बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, आउटलेट्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि हम अपनी सर्विसेज, अपना स्टाफ, अपना इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हमें हुकूमती सरबराही में जो फैब्रिक्स वगैरह है, जो सर्जिकल मास्क वगैरह बनाने के लिए या जो डॉक्टर्स के लिए सूट्स वगैरह तैयार करने के लिए वो हमें प्रोवाइड करने, तो हम उनको स्टिच और तैयार करके दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं, बस थोड़ी सी नजरसानी की जरूरत है और आगे हमें बढ़ना है। जैसे कि अभी किट्स की बात हुई, वैक्सीन की बात हुई, तो लोग अगर थोड़ी सी फंडिंग की जाए, थोड़ा सा इस चीज पर बैठ के सोचा जाए, तो यकीनी तौर पर हम यहाँ से भी उन चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक साहब, आपने वक्त दिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं शो में, मेरे साथ डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब भी मौजूद हैं, आपसे भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि डॉक्टर सरफराज से बात करें, किस हवाले से बात हो रही है, चूंकि जब हम अपने फ्रंट लाइनर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वहीं मैं अपनी बिरादरी को कैसे भूल सकती हूँ। तो वो सारे सहाफी बिरादरियों के जो लोग हैं उन सबको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, सलाम पेश करते हैं कि आप लोगों की वजह से अवाम अवेयर है। और ये मैं नहीं कह रही, ये सारा पाकिस्तान कह रहा है कि जिस तरह इस वक्त मीडिया ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है वो हम सबके सामने है। तो जो लोग, जो कैमरा पर्सन, जो ड्राइवर्स, जो जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर्स, जो DSNG स्टाफ, जो टेक्नीशियंस, जो प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी, जो लोग यहाँ पर, मेकअप आर्टिस्ट, जो लोग मौजूद हैं ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, ताकि ये चैनल्स चल सकें, आपको अवेयर रख सकें, उन सबको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। कोयटा में हमारे नुमाइंदे किफायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो किफायत, इस सिचुएशन में कितना मुश्किल हो रहा है अस्पतालों में जाना, वहां से रिपोर्टिंग करना, बाहर घूमना, जहां लोग घरों में महदूद हैं वहां आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे किफायत? बिल्कुल जी, ऐसा है कि कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में जो है वो पहला केस रिपोर्ट हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो खौफ था वो ये था कि जो तफ्तान से जो ज़ायरीन हैं उनकी एक आमद जो है वो बड़े पैमाने पर जो होगी, क्योंकि कुम जो इलाका ईरान का था उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो वहाँ पर रिपोर्ट हुए थे। तो उसमें हमने देखा कि बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है वो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम तमाम तर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे अपने नाजरीन को जो है वो आगाह करें, साथ ही साथ जहाँ पर गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स हैं, कोई कोताहियाँ हैं, उनको भी पॉइंट आउट करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा एहसन तरीके से हम इस जंग को जीत सकें। जब हम अभी भी जाते हैं तफ्तान में, हमने ज़ायरीन को कवर किया, हमने वहाँ पर केसेस को देखा और यहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट बड़ी तादाद में आ रहे हैं उनकी तमाम की रिपोर्टिंग के दौरान हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपनी हिफाजत के साथ साथ जो है वो अपने अवाम तक बेहतर तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग कर सकें, असल हकाइक जो है वो उनके सामने ला सकें। डर ज़रूर होता है कि जब हम वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जल्जलों को भी कवर किया, सैलाब को भी कवर किया, तो ये तमाम तर जंगी सूरत हाल में रिपोर्टिंग का तजर्बा ज़रूर है। ताहम जो ये वायरस है इससे यकीनी तौर पर एक ऐसा खौफ है, चूँकि ये बहुत तेज़ी से जो है वो लोगों में फैल रहा है और जरा सी बेहतियाती जो है वो आपको बड़े नुकसान का जो है वो बाइस बन सकती है। तो यहाँ पर हम ये जिम्मेदारी हमारी होती है। और जब किफायत, जैसे कि इतनी मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग आप करते रहे हैं और तमाम लोग आपके साथ, यकीनी तौर पर जो कैमरा पर्सन और जो स्टाफ होगा वो सभी, खौफ नहीं आता? आइसोलेशन वार्ड्स के बाहर जाना पड़ता है और एहतियाती तदाबीर किस तरह से कर रहे हैं, उस डर और खौफ से कैसे निपटते हैं कि रोजाना घरों से निकलना, और फिर सबसे ज्यादा परेशान घर वाले हो जाते हैं कि हम सब घर में, तुम बाहर जा रहे हो? बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर खौफ आता है कि जब आइसोलेशन वार्ड्स का, जब हम क्वारंटीना सेंटर्स में जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जब हम फील्ड में होते हैं तो अगर हमारे साथ कैमरामैन हैं, अगर हमारे साथ इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ड्राइवर्स हैं, तो उन सब
सबकी सेफ्टी भी जो है वो एक रिपोर्टर पर ही आई हुई थी, क्योंकि वो उस वक्त टीम लीडर होता है फील्ड में अपनी। तो ये तमाम तर सूरत हाल हम बारहा अपने लोगों को कहते हैं कि एहतियात लाजमी करें। बेशक रिपोर्टिंग हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ये काम है कि हम अपने आवाम तक सही तरीके से जो है वो तमाम तर सूरत हाल को पहुँचाएँ, तमाम एहतियात बहुत ज़रूरी है। बारहा लोगों को भी कहा जाता है कि आपको पब्लिक मैसेजेस मिल रहे हैं, अखबारात में, टीवी चैनल्स में, रेडियो स्टेशन से आप लोगों को ये पैगामात मिल रहे हैं कि आप एहतियात करें, घरों में रहें। और अगर आप घरों में रहेंगे तो वो लोग कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, पाक फौज है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तमाम तर जो पैरामेडिक स्टाफ है, वो तभी जो है वो महफूज रह सकेंगे कि अगर आप घरों में रहें, और उनका काम मजीद आसान हो जाएगा इस जंग को जीतने के लिए। तो हमेशा से घरों से भी जो है वो ये फिक्र रहती है कि घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी परेशानी भी जो है वो सामने होती है, देखना होती है। जी, आई डू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ऐसा ही है। तो किफ़ायत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको हमारा सलाम है। आप लोग हीरोज़ हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिन मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, बस एहतियाती तदाबीर मद्देनज़र रखते हुए काम कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अपना ख्याल रखिए, और जैसे कि आपने कहा ना कि आप टीम लीडर हैं, तो आपने बाकी टीम मेंबर्स का भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया कि हमें अपडेट किया। तो बड़ा दुख भी होता है, बड़ा कर्ब भी होता है सादिया के, जब हमने पिछले दिनों देखा कि चैनल के अंदर काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट हुए, और फिर उसके बाद जब वर्कर्स की एक तस्वीर आई जिसमें वो सारे मास्क वगैरह पहने हुए, प्रॉपर सूटिंग उनको प्रोवाइड की गई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरा एक्स चैनल है, मैंने वहां काम भी किया है, सो आई डू अंडरस्टैंड, वहां एनवायरनमेंट बहुत अच्छा भी है। तो जिस तरह से अब प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो हम सब ले रहे होते हैं। बज़ाहिर आप ये ना समझे कि अगर मैंने मास्क और ग्लव्स नहीं पहना तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास भी सैनिटाइजर होता है, मैं हाथ धोती हूँ, प्रॉपर केयर करती हूँ। तो हम मीडिया पर्सन्स को इस वक्त आप क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है कि मैंने सबसे पहले यहाँ बैठते ही यही कहा था कि सिर्फ हम एक डॉक्टर्स को ही नहीं सलाम पेश करें, हम जितने भी हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, जितने भी मेरे भाई, मेरे लोग वहाँ जाके, चाहे वो उनमें से लड़कियाँ हैं, चाहे वो मर्द हजरात हैं, जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो इसका बहुत बड़ा कमाल काम कर रहे हैं, यकीन माने। वरना डर के बैठ जाना तो बड़ी बात है। और देखिए इस सूरत हाल में सैलाब हो या जलजला, तो आपको पता है कि ये चीज़ ख़राब हुई हुई है। एक चीज़ जो दिख ही नहीं रही, आपने उससे लड़ना है, तो उससे लड़ते हुए, उससे महफूज होते हुए, मेरा ख्याल है कि अगर ये वाला काम करें तो ये बहुत बड़ा काम है। और सिर्फ मैं ही नहीं, है अभी डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि इनको निशान हैदर देना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि निशान हैदर देते हुए इस तरफ भी नज़र ज़रूर दौड़ाएं, क्योंकि ये सब मुस्तहिक है निशान हैदर के, क्योंकि ये सब जो है इसका जवान बन के हमारी सरहद का के जो हिफाजत करे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। लोग कहते हैं कि जब खून आप दे देते हैं तो एक तो कमजोरी बढ़ जाती है और फिर इम्यून सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। तो आजकल तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने की बातें हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं चाहूंगी कि आप इस पे जरा क्लैरिफिकेशन जरूर दें। मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, सही है, लेकिन हकीकत क्या है, खून देना एक महफूज अमल है, कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी रगों में हमें 12 से 13 बोतलें हमारे रगों में दौड़ रही हैं। एक बोतल अगर हम अतिया कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पानी वाला हिस्सा है और जो वाइट सेल्स होते हैं वो 48 घंटे में बन जाते हैं, और जो हमारा रेड सेल है वो 100 दिन में बनते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, जो लोग खून का अतिया देते हैं हमेशा प्रोएक्टिव हैबिट में इन्वॉल्व होते हैं। उनका मेंटल एटीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होता है। वो कभी किसी को मारने का नहीं सोचते, वो ज़िंदगी बचाने का सोचते हैं। तो ये रेगुलर ब्लड, इसके अलावा जो रेगुलर ब्लड खून का अतिया देते हैं उनको दिल की बीमारियाँ नहीं होती। कि मैं आपको रिसर्च की बात कर रहा हूँ, एक ही उम्र के 2 लोग हैं, खून देता है, एक नहीं देता। जो नहीं देता वो मुब्तला हो सकता है कार्डियक्स में, जो देने वाला है, क्योंकि जब वो खून देता है उसकी तमाम चीज़ें चेक होती हैं, ब्लड प्रेशर चेक होता है, नब्ज चेक होती है, उसका ब्लड ग्रुप, उसके अंदर छुपी हुई बीमारियां, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, ये सब टेस्ट होता है जो हज़ारों रुपए की फ्री में होता है। तो ये, और दूसरी बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला का जो सूरह मायदा में जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। क्या बात, यहाँ पे एक बोतल खून दे के हम एक शख्स की नहीं 3 लोगों की जान बचती है। एक जो रेड सेल होते हैं वो थैलेसीमिया के बच्चों को जाते हैं, जो वाइट सेल्स होते हैं जो वो हमारे, आपने देखा होगा जो प्लाज्मा उसका होता है पानी का, वो हेमोफीलिया में जाता है। और इस तरह
जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, ये भी आपने डेंगू का जिक्र किया था, वो डेंगू में किस चीज़ की जरूरत थी? प्लेटलेट। ठीक है। तो हम 3 लोग हैं, तो हमें बड़ा इत्मीनान होता है, और अल्लाह ताला क्यों नहीं खुश रखेगा उन लोगों को जो खून की एहतियात देते हैं। लेकिन सरफराज साहब, एक और डर ये भी है, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा उस चीज़ पे बात कर लूँ कि जो लोग बैठे हुए घरों में सोच रहे होंगे कि अगर हम खून देने के लिए किसी को बुलाते हैं तो वो सेफ मेजर्स लेता है, प्रिवेंटिव मेजर्स उस तरह से लेता है या नहीं लेता, कौन हमारे घरों में आ रहा है, किस तरह खून लेके जा रहा है, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं या किस तरह से उनकी ट्रेनिंग है? बिल्कुल सही, घर से आके लेने। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए वही तमाम इकदाम हैं जो हम बराबर जो हमारे पॉइंट्स हैं कि वो शख्स जो है वो अपने आप को हाथ धोता हुआ हो, क्लीन, मतलब जो इसके जितने भी कोरोना से बचाव के तरीके हैं तो उस पर अमल दरामद की। आपकी बात सही है कि ये भी डर होता है कि एक आदमी वायरस लेके आ गया घर में और आने के बाद हमने तो नहीं काम किया खून देने का, मालूम पूरे घर को देखे नहीं। इसके लिए ज़रूरी है, और जो भी रिकग्नाइज ब्लड बैंक्स हैं, जो भी मुस्तरद ब्लड बैंक्स हैं, उनमें बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं, और प्रोटोकॉल में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं कि उस शख्स को महफूज किया जाता है हर तरह से। ग्लव्स हैं, उसका जो ड्रेस होता है, तमाम चीज़ें। यकीनी तौर से देखिए, डोनर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मौजूद है। मैं समझता हूँ, देखिए, मरीज की जान बचाना, मरीज अपनी जगह पे है, बच्चे अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो शख्स जो अपनी आस्तीन पर निकालो मेरा खून, मेरा लहू ले लो, जिसकी चाहे जान बचा लो, वो ज़्यादा मौजूद है, और उसकी हिफाजत करना हमें ज़्यादा हमारे लिए अहमियत है। यहाँ पर ये भी हमें नोटिस ज़रूर करवाना है इस चीज़ को कि जहाँ पर कोरोना एक बड़ा चैलेंज है, कोरोना से लड़ने के लिए बातें हो रही हैं, सारी चीज़ों पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहरहाल, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना कि दुनिया में और भी बीमारियाँ हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मरीज़ हैं, जिन्हें हम सब की ज़रूरत है, तो हमें उनको भी निगलेक्ट नहीं करना, और उनका भी जो है ना वो हमने मदद करनी है, अपना रोल प्ले करना है। तो ख़ास तौर पर कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बारहा खून की ज़रूरत होती है, और ऐसी करंट और क्रूशल सिचुएशन में कैसे मैनेज कर रहे हैं सरफराज साहब? देखिए, ब्लड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हेल्थ केयर सिस्टम में। बहुत सारी बीमारियों में आप देखिए, इवन बीमारी की तशखीस भी, लाखों बीमारी की तशखीस भी खून से होती है। तो अल्लाह ताला ने ये जो टिश्यू हमारे जिस्म में डाला है, ये बहुत सारा, इसमें रेड सेल अपना काम करते हैं, वाइट सेल अपना करते हैं, प्लेटलेट अपना करते हैं, तशखीस में ये काम आते हैं। तो यकीनी तौर से मैं समझता हूँ कि ब्लड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जो आपने बात कही है कि कितने लोग हैं, हमारे पास तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं थैलेसीमिया के पाकिस्तान के अंदर। ये मेजर कंज्यूमर है ब्लड के। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे सबसे ज़्यादा ब्लड का इस्तेमाल, तकरीबन मैंने कहा एक बच्चों को 20 बोतलें चाहिए, 20 लाख बोतलें तो इन बच्चों के लिए चाहिए। हमारे पास जो खून जमा होता है सालाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 लाख बोतलें होती हैं, जबकि हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है तकरीबन 25 से 28 लाख बोतलों की। ठीक है। तो एक सवाल में फिर डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे डोनर्स की, क्या आपके पास नया डोनर भी आता है? बिल्कुल आते हैं लोग, नए डोनर आते हैं, देख तो आते हैं। मैं आपको एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो ब्लड है वो 85% लोग वो हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए ब्लड देते हैं। मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। हमारे पास जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का रेशियो है ना, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो 10% से ज़्यादा नहीं है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तमाम ब्लड बैंक्स के लोग, तमाम इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, और बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई हम इसको वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ा, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान है, 100% वहाँ वॉलंटियर ब्लड डोनेशन। बिल्कुल। अब इसी में आप सॉरी, इसी में याद रखें कि अगर मैं वॉलंटियर हूँ या आप वॉलंटियर हैं, तो आप हमेशा उसी इदारे के साथ मुंसलिक होंगी जिसको आप पहले दे चुकी हैं खून। तो जो आपकी पहला सवाल था ना कि सादिया मेरे पास वो अपने तमाम मेजर्स उसके पूरे हैं नहीं, तो मैं उसी पे ट्रस्ट करूंगी जो जिसका मुझे पता है, वो चाहे कोई भी फातिमिया हो, चाहे हुसैनिया हो, कि जी इनको ही मैंने ब्लड देना होता है। अगर इनका कोई बंदा आएगा तो आई नो कि ये लोग ठीक है। तो प्लीज, एक तो सबसे पहले हम यहाँ डोनर्स बढ़ाने हैं, बहुत जरूरी है। देखिए, ये सबसे बड़ा सदका है, इसको अगर आप समझते हैं ना, और सदका रद्दे बला होती है। अगर ये बला इस वक्त हमारे सर पर है जिसको हम कोरोना कह रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा सदका ये है कि आप अगर ब्लड देते हैं, एक महफूज तरीके से देते हैं, तो आप इस नियत के साथ दें कि मौला मैं अपनी जिंदगी का सदका दे रही हूँ, और किसी और को सदका, जब आप सदका दे के किसी और को जिंदगी दे रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि मेरा रब्बे ताला जो आपको 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बच्चे को तकलीफ में देख ले, तो किसी एक की
हम सब बड़े गुनाहगार हैं, तो मेरा ख्याल है किसी एक की अदा तो उससे पसंद आएगी। ये देखे ना कि हम बहुत दफा ये भी सोच रहे होते हैं सादिया कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं कैसे सदका दूं। हाँ, तो अब जब पैसा नहीं है तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी कीमती जान दी है, आपको जिंदा रखा हुआ है, आपकी रगों में दौड़ता हुआ खून है, और ये खून किसी की जान और किसी की जिंदगी का मुहाफिज है, और मेरे लिए वो इतना बड़ा सदका जारी है। तो क्यों ना आज मैं, आप और हम सब मिलकर, खुदारा मेरे साथ आप सब लोग जो घरों में बैठकर इस वक्त ये शो देख रहे हैं, सोचिए, दिमाग खोलिए और वॉलंटियर कीजिए। मैं सरफराज साहब आपसे वादा करती हूँ, अभी मैं आपसे नंबर भी दे रही हूँ, कि मैं जितना मुझसे हो सकेगा, जितना आप मुझे टाइम ड्यूरेशन बताएंगे कि उसके बाद आप मुझसे जो है ना वो खून ले सकते हैं, तो मैं आज वॉलंटियर करती हूँ और यकीनी तौर पर आप सबको दिखाऊंगी कि मैं जो वादा कर रही हूँ वो पूरा भी कर रही हूँ। तो मैं खून दूंगी। सादिया, मैं चाहूंगी कि आप भी लोगों को हम इस हवाले से इसलिए मैंने ये सवाल ही इनसे इसलिए कहती हूँ, मैं रेगुलर वॉलंटियर हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे बहनोई, मेरे बच्चे, जितने भी हमारे भाई बहन, तो ये हमारी, मेरा ख्याल ब्लड में एक चीज शुरू से आई है कि ब्लड हम वैसे ही देते हैं, माशाल्लाह, सेहतमंद रहने के लिए देते हैं। आप यकीन माने, तो वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल है जी, उसका मिनिमम वेट जो है 50 किलोग्राम है, ठीक है, वो नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर सब चीज़ उसकी, हेमोग्लोबिन खातून है अगर तो 12 और अगर मर्द है तो 12.5 ग्राम है, बआसानी साल में 3 मरतबा ब्लड दे सकता है। मैं एक मैसेज देता हूँ अपने, यानी गुज़िश्ता 22 साल से मैं देता आ रहा हूँ कि भाई चले आप कुछ भी ना करें, 3 बार ना दें, जिस दिन आपकी बर्थडे हो ना, सालगिरह, उस दिन एक बोतल खून का अतिया देते हैं, फिर आप साल भर देखिएगा आपका साल कैसा होगा। क्या बात है सादिया, क्या मैसेज देंगी आप? ये जो आपने बात कर दी ना कि ये तो इतना बड़ा सदका है, ये सबसे बड़ा सदका। देखें, क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि सदका जो रद्द बला होता, तो मेरा ख्याल है कि सब इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं कि मुझसे मेरे भाई या मेरी बहन या मेरा बच्चा बच जाए, मैं उसके किसी काम आ सकूं, तो कम से कम मैं आखिरत के दिन सुरखरू होकर कह सकूं कि ए रब, तूने तो यही कहा था ना कि तू मेरे मखलूक के काम आ, मैं तो आई। और वो जो अभी आपने बात की ना कि हमारे पास सदका देने के लिए पैसे नहीं होते, उसको मेरे सदके की जरूरत ही कब थी? वो तो कह रहे तुम सोचो, तुमने नियत की, मैंने कबूल किया, तुम गुनाह करते हो, मैं 3 दिन 72 घंटे इंतजार करता हूँ कि अब तौबा कर रहे, अब तौबा कर रहे, अब माफी मांग रहे, मेरा बंदा माफी मांग ले, जल्दी से मिटा दो। तो वो नेकियां इतने जल्दी लिखता है। ये अभी आपने सोचा है ना कि मैं अब खून दूंगी, आपने सोचा, वहां लिख ली गई, आप जब अमल करेंगे उसमें डबल में इजाफा हो जाएगा। तो ये जो एक सोच है, मेरा ख्याल है इस सोच को भी पैदा करें, क्योंकि ये सोच आपके दिलों में नरमाहट लेकर हमारी कौम में यकीन करिए बहुत जज्बा है। मैं जब अर्थक्वेक आया था, मैं इसका फोकल पर्सन था पूरे पाकिस्तान में, 1 लाख से ज्यादा जख्मी थे। आप यकीन करिए जब हम इलाके में थे तो वहाँ पे इतना खून आ रहा था, बिल्कुल कोई थैलियों में ला रहे हैं। देखिए ना, कौम पीछे नहीं हटी, मुझे भी वो सब कुछ याद है, हम सब ने भी दिया, लेकिन बस आप लोगों से इल्तिजा यही है कि सोचिए, समझिए और अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। ये सदका जारिया, ये इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ है। ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहीन मलिक है। आवाज़ की वजह से आप तमाम लोग मुझे पहचानते हैं और आज इसी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। इस मुश्किल घड़ी में हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारी पुलिस, हमारी पाक आर्मी की फोर्सेस, इवन हमारे वो तमाम इदारे, इवन हमारे जर्नलिस्ट, सबको मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जो कि इस मुश्किल घड़ी में अपनी फैमिली से दूर, अपने अपने घरों से दूर हमारी खिदमत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ही हैं हमारे हीरो पाकिस्तानी, और मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टे होम एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि खाना बनाना और खाना खाना। तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम आजकल, मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं। बनाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन एक तो हेल्दी डाइट लीजिए, और फिर साथ साथ जो कैलोरीज आप बैठे बैठे जो है वो कंज्यूम करते जा रहे हैं उनको आपने बर्न भी करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और हर्बलिस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। डॉक्टर बिल्किस मुझे ज्वाइन
ज्वाइन करिए। वेलकम टू द शो। अब आपसे मुलाकात करके हमेशा अच्छा लगता है। और साथ साथ मेरे साथ वसीम ताई मौजूद हैं, ग्रैंड योगा मास्टर हैं, रहमान अब्बास मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम करेंगे शो में। सबसे पहले डॉक्टर बिल्किस, जिस वक्त अभी सूरत हाल है, खाना तो हम खाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे मुरगन ग़िज़ाएं बन रही हैं। कल मैंने खुद घर में बिरयानी बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है ना वो मज़े मज़े के खाने बनाए जाएं। हमें अपनी इस वक्त हेल्थ पर कितना फोकस करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखें, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी, तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, और इस बीमारी से लड़कर जंग भी आप जीत सकते हैं। तो हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले मुरगन ग़िज़ाएं कम करते हैं। सही है। और वो ग़िज़ा जो मैं बहुत आसानी से समझाना चाह रही हूँ, वो ग़िज़ा जो 2.5 घंटे बाद हज़म होती है, 2.5 घंटे के अंदर हज़म होती है, ठीक है। जो 8-8, 5-5, 6-6 घंटे हज़म होने में लेती है, वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें। तो उन ग़िज़ाओं में क्या क्या आ जाता है? उसमें बिरयानी भी आ जाती है। मैं तो हफ्ते में एक दिन चीट डे रख सकते हैं। लेकिन अभी हमें एक मौका मिला है कि हम अपने बच्चों की दोबारा तरबियत स्टार्ट करें। सही। तो हमें क्या करना है? देखिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए मुस्कुराहट भी और खुश रहना भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। एक्सरसाइज आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। और सबको पता है विटामिन सी। अब विटामिन सी जैसे ही कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑरेंजेस। सिर्फ ऑरेंजेस या कीनू में ही नहीं है, सिट्रस फ्रूट में नहीं है। अब तो बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती है कि लेमन आप विद पील उसको काटें, उसमें पिंच आपने क्या करना है? खाने का सोडा और खौलता गर्म पानी डाल दें। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अलावा जो ये वबा फैली हुई है, इससे बचाने में भी आपकी मदद करेगा। ये तो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जी, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है। दही है, पपीता है, अमरूद है। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि लीमू जो है ना खट्टा है, गले आ जाएंगे, तो पपीते से किसी के गले तो नहीं आ सकते। और बंद गोभी भी विटामिन सी का खजाना है। जी बिल्कुल। और बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स हैं, मगर इनको खाने का तरीका जितना हो सके तो कच्चा खाएं। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी पकाने से एवोपरेट हो जाता है। इस चीज का ख्याल थोड़ा सैलड्स बना लें जी, आप, सैलड्स जो है ना वो फ्रूट सैलड बनाएं, वेजिटेबल सैलड बनाएं, हेल्दी डाइट लें। और आप इसको जब बनाएंगे ना डिफरेंट चीजें, तो आप बनाने में भी इंजॉय करेंगे, तो आपका टाइम भी किल होगा, जो सबसे बड़ा मसला आजकल घरों में हो गया कि टाइम कैसे स्पेंड करें। वसीम ताई की तरफ बढ़ते हैं और रहमान भी हमारे साथ हैं। तो रहमान, सबसे पहले क्या करने की जरूरत है इस वक्त? कैलोरीज कैसे बर्न करें? टीवी लगाया हुआ है, काउचेस पे पड़े हुए हैं, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं, लाए जाओ तो खाए जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही लोग कर रहे हैं। और वैसे तो जहाँ तक सोशल नेटवर्किंग में मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को बताया जाए कि कैसे आप घर में रह के फिट रख सकते हैं। और क्योंकि डेली अपडेट इसलिए करता हूँ ताकि वो एक्टिवेट रहें, और एक्टिवेट रहने के लिए थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, होम वर्कआउट। अब होम वर्कआउट में बेसिक हमें पता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरह भी उन्होंने बताया कि हेल्दी फूड आप खाएं, और ये वैसे भी जिस तरह का अभी वबा चल रही है, ये है हिडन दुश्मन हमारा। फिजिकली हो तो समझ आ जाती है कि उससे फाइट करनी है, लेकिन ये हिडन है। तो हिडन से फाइट करने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी के लिए डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ वर्कआउट, ताकि आप एक्टिवेट रहे हो। दूसरी बात ये कि ज़्यादा बैठने की वजह से वैसे भी ना मसल स्टिफ हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए भी वर्कआउट है, जिसमें योगा है, जो सर बाद में शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन बॉडी वर्कआउट में आपका जो जितना भी बॉडी वेट है, उसको आप वर्कआउट, एरोबिक वर्कआउट आप करें घर में, जिसमें बेसिक आप सबको पता है 15 to 20 मिनट्स पर डे अगर आप वर्कआउट करेंगे तो फिट रहेंगे। 15 मिनट्स आप करें, स्टार्ट पुशअप से करें, लाइट जंपिंग जैक करें, और अगर घर में स्टेयर्स हैं तो 8-10 दफ़ा ऊपर नीचे आए जाए, ताकि पता तो चले कि कैलोरीज थोड़ी बर्न हुई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को रूटीन में लेके आए, और हेल्दी फूड है, ये नहीं कि बस खाया बैठे बाद में पेट निकल आया।
तो ये टाइम है जहां पर जो लोग कहते हैं ना कि हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें योगा के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत फ्री टाइम दे दिया है, आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वसीम ताई साहब, अभी इस वक्त क्या जरूरत है, किस तरह का हम योगा कर सकते हैं? और एक और चीज ये कि हम बात करते हैं ना रिलैक्स इस वक्त अपने माइंड को कैसे करें, इतना स्ट्रेस है, इतना पैनिक फैला हुआ है एनवायरनमेंट में, मेडिटेशन की बहुत जरूरत होती है, क्या करें? जी, उसमें ये है कि जैसे आजकल आप सब लोगों को पता है कि कैसा एक प्रॉब्लम सबके साथ है, तो उसमें ये है कि जो मतलब बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और सब पेरेंट्स, जैसे आप समझते हैं कि जब सीज़न भी चेंज होता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को भी फ्लू की और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम है वो वीक होता है। ऐसा जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्योंकि वीक होता है, और हमें इर्द गिर्द की जितनी भी प्रॉब्लम्स, किसी को फ्लू है तो वो फ़ौरन बच्चे या बड़े कैच कर लेते हैं। तो योगा एक ऐसा एशियन आर्ट है जिसको आप ख़ुद भी करें, बच्चों को भी करवाएं, और इसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको घर पे भी कर सकते हैं, और जिससे आप अपना जो इंटरनल जो आपका एक डिफेंस आपकी बॉडी करती है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आजकल हमें प्रॉब्लम है ये कोरोना वायरस का, इसको एक तो आप सब लोग ब्रीदिंग, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, लेकिन आजकल आपको लाजमी करना है, तो उसमें 2-3 किस्म की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप बड़े भी कर सकते हैं और हर एज ग्रुप के कर सकते हैं, और आजकल आपको करना भी लाजमी है। उसमें पहला तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, जिसमें आपको थ्रू नोज़ इनहेल करें और थ्रू माउथ एक्सेल, तो ये आपको 10 to 20 टाइम्स आपको ये लाजमी करना है। और उसमें आप जो बड़ी एज के हैं वो थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, और जिनकी एज कम है या बिल्कुल यंग हैं उनको आपको मैं थोड़ा सा मतलब बता भी देता हूँ कि कैसे आपको उसको करना है। तो आप जो है नाक से सांस लेंगे, बड़े सांस आपको लेना है, और ये 10 to 20 टाइम्स आप इसको आपने करना है। जिनकी जो बिल्कुल मतलब यंग हैं, जिनके लंग्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। एक तो ये आपको करना है। सेकंड, आपको जो है थ्रू नोज़ आप इनहेल करेंगे और थ्रू नोज़ ही एक्सेल करेंगे। उसमें आपको फायर ऑफ ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, ये आपको स्पीड से आप करेंगे और मुंह को बंद रखना है आपने। तो ये आप 20 रैप से स्टार्ट करें और 3 सेट्स इसमें आप करेंगे। थ्रू नोज़ आपको इनहेल करना है, ठीक है, और ये आप दिन में 2 मरतबा भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हर एक को करना है, जो घर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो हर रोज़ अपना स्टॉप वॉच लगाएं और अपना सांस रोकें। पूरा एक लंबा सांस आपको लेना है, लेने के बाद आपको रोक लेना है, और आप चेक करें कि अगर पहले दिन आपको 20 सेकंड्स आपने रोका है और सेकंड डे भी 20 सेकंड्स हैं या 40 सेकंड्स हैं, तो ये रोज़ आप अपना चेक कर सकते हैं अपनी लंग्स की कंडीशन कि आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ऐसा। एक तो ये है ना कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं 10 to 15 सेकंड्स आप रोकें तो खांसी अगर आ जाए वो अलग चीज़ है। ये आपको सिर्फ अपने रोज़ चेक करना है कि जो लोग ज़्यादा मतलब इसमें बहुत अच्छा है अगर कोई 40 और 45 सेकंड्स तक रोकता है तो वो एक ऐसा है कि जिसमें आपके लंग्स जो हैं वो मतलब 100% आप कह लें कि वो बेहतर हैं। तो ये एक प्रोग्राम आप सब लोग शुरू करें, घर बैठ के आप अपना सांस रोकना है और रोज चेक तो घर बैठ के आप यकीनी तौर पर फारिग नहीं बैठना है आपने, और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखें क्योंकि इस वक्त आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बारहा कहा जा रहा है डॉक्टर बिल्किस के मुख्तलिफ तरह के स्टीम लें, कहवे का इस्तेमाल करें, चाय का इस्तेमाल करें, ये आपको प्रिवेंट करता है और कर सकता है। तो किस तरह की ड्रिंक्स पी सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कलौंजी, अब तो ये प्रूफ भी हो गई कि कलौंजी जो है इस वबा से लड़ने में आपकी मदद कर सकता है, साइंटिफिक प्रूफ्स हैं।
तो मतलब कि लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कलौंजी 2 चम्मच लेनी है। 2 चम्मच कलौंजी को 2 गिलास पानी में इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। ठीक है। आम हालात में मैं कहती थी कि पिंच नमक आप इसमें डाल दें, लेकिन अभी सिर्फ आपने कलौंजी का इसी तरह कहवा बना के जो है सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और जो कलौंजी रह जाती है अंदर, अगर आप 2 चम्मच कलौंजी को देखें तो उसमें से फ्यू ड्रॉप्स उसका जो है ना 1 से 2 कतरे उसके तेल के निकलते हैं। तो आप या तो ऑयल भी जो है गर्म पानी में डालकर आप इसको पी सकते हैं। और स्टीम लेने के लिए मैं आपको बताऊं, स्टीम लेने के लिए पुदीना घर में है, आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आप बाहर से लो। आप पुदीना और अजवाइन की भी स्टीम ले सकते हैं, आप नीम के पत्तों की स्टीम ले सकते हैं। इसी तरह आप कलौंजी की भी स्टीम ले सकते हैं। कलौंजी को मोटा मोटा कोट कर आप खौलते गर्म पानी में डाल के पतीली को ढक दें, उसके बाद फ्यूम्स के लिए उसको हटा लें और आप स्टीम ले लें। आप स्टीम ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो ये बड़े अच्छा आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो कलौंजी का आपने कावा बनाने का कहा, उसमें शहद और लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, कुछ भी नहीं, सादा पी लें। सिर्फ सादा आपने कलौंजी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कलौंजी की जो आप उसको जाकर देखेंगे, जो उसमें जो केमिकल उसकी चीज़ें हैं वो आपको हेड टू टो हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। ये आपके स्टमक फ्रेंडली है, लंग्स को सही करता है, बालों को अच्छा करता है और प्लेजर हार्मोन्स को रिलीज करने में आपकी मदद करता है, डिप्रेशन को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। अब एक कलौंजी जो काला दाना जिसकी शिफा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताया था, अब साइंस कह रही है कि नहीं वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें तो पहले से ही पता था। तो खुदारा पंसार हजरात और जो कलौंजी बेचते हैं, इसको महंगी मत कीजिएगा अल्लाह के लिए, स्टोर्स में से गायब हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये ना कीजिएगा, क्योंकि देखें कोरोना का कोई पता नहीं है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ये वक्त है कि क्योंकि कोई चीज़ भी हम बताते हैं फौरन वो एक्सपेंसिव हो जाती है, ऐसा ही है, जो अच्छी बात नहीं है। ना करें, ऐसा ना करें। अल्लाह ताला के हुजूर हम सब ने वापस जाना है, उसी मिट्टी में मिलना है। ये पैसा, ये थोड़े से पैसे जो बचत हम कर लेंगे ना, ये कहीं नहीं ले जा सकते हमने जाना उसी मिट्टी में। रहमान, सो वेरी क्विकली आपकी तरफ से क्विक टिप्स क्या होंगी कि घर बैठे सिर्फ खाएं मत और एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो किस तरह से जो ना वो आप इस वक्त हेल्दी रह सकते हैं? रहमान जी, बहुत ज़रूरी बात मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और वैसे भी सोशल मीडिया पे बताता हूँ कि प्लीज़ आप हेल्दी फूड जो फ़ौरन डाइजेस्ट हो वो खाएं और वर्कआउट करें। बेसिक वर्कआउट, बॉडी वर्कआउट आप करें, छत पे जाएं, अगर जगह नहीं है तो छत पे जाके आप करें, पुशअप्स लगाएं, स्टेयर्स 8 to 10 आप टाइम्स अप एंड डाउन करें, ये वर्कआउट करें, लाइट सा जंपिंग जैक करें, इस तरह आप फिट रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं, लाइट वर्कआउट करें ताकि आप एक्टिवेट रहें और मसल स्टिफ ना हो। और साथ योगा जो सर ने बताया, इसको आप वार्म अप में रख लें या स्टार्टिंग में रख लें या एंड पे रख लें, आप मसल रिलैक्स करने के लिए। सो इन चीज़ों को आप करें, फिट रहेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग, बॉडी फिट, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, और घबराना वैसे भी नहीं है, हम सब ने कोरोना से लड़ना है और ये बारहा इसीलिए बात हो रही है ताकि आप परेशान ना हो, आप एक हेल्दी एक्टिविटी रखें। वसीम साहब, आप कुछ वेरी क्विकली मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं 2 एक्सरसाइजेस हैं वो मैं वैसे बता देता हूँ, सब कर सकते हैं, बच्चे भी करें, बता दीजिए, और बड़े भी। आपको पेट पे लेटना है आपको, और ऑन योर स्टोमिक जो है, और दोनों हाथ आप अपने फेस के नीचे रख के, ये कोबरा एक्सरसाइज है, बहुत से अब तो दुनिया सब जानती है। तो इसको आप फर्स्ट पोजीशन में थोड़ा सा बॉडी को उठाएं, सेकंड में उससे ज़्यादा, और थर्ड जो एक्सपर्ट हैं या जिनकी बॉडी यूज टू है वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन कर सकते हैं। ये आपको एक्सरसाइज बच्चों को भी करना है और बड़ों को भी करना है। और ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको नमाज वाली पोजीशन में बैठना है, और जिसको चाइल्ड पोज हम बोलेंगे, और उसमें फोरहेड आपको नीचे लगाना है फ्लोर पे, और दोनों हाथ आपको सामने करके बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। सही, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और बारहा कहा जाता रहा है कि कोरोना से बचने के लिए तो आपको एहतियाती तदाबीर बता दी गई हैं। वज़ू करने का कहा गया है, दिन में 5 दफ़ा जब आप वज़ू करते हैं, आप अपने हाथ धोते हैं, आप अपने पाँव धोते हैं, आप अपने सर का मसा करते हैं, तो वैसे ही कितनी बीमारियां तो वज़ू करने से दूर हो जाती हैं। और कोरोना से क्योंकि नाक में पानी आप डाल रहे होते हैं, तो वज़ू करना बेस्ट सोल्यूशन है। अल्लाह ताला के हुजूर, जैसे कि अभी वसीम साहब ने कहा कि नमाज की पोजीशन में जाना है, बेहतरीन एक्सरसाइज है।
बेहतरीन मेडिटेशन है। सजदा करना, ज़मीन आपके सर से, आपके दिमाग से तमाम तरीन जो नेगेटिव रेज हैं वो दूर कर देती है। और अल्लाह के हुजूर सजदे में जाके दुआ कीजिए, तौबा कीजिए कि हमें इस मूजी मरज से, इस वबा से निजात दिला दे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान। मुश्किल की ये घड़ी जो हम पर आन पड़ी है, ऐसे में इन हालात में फ्रंट लाइन पर जो काम करने वाले लोग हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, पुलिस के जवान, फौज के जवान, मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट, ये अपनी जानों पर खेल कर हमारे तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं। आइए बाहैसियत कौम हम इन सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि यही हमारे असल हीरो हैं, हीरो पाकिस्तान। सुबह सवेरे